अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के साथ मैं शहबाज और आप देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़। हम आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ बदतरीन मुजाहिरों और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए मज़ीद मोहलत देने का मुतालबा किया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हिमायत की। जख्मी फ़लस्तीनी और गैर मुल्की को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गाज़ा के पट्टी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक ये जंगज़दा गाज़ा से रहायशी और गैर मुल्कियों का पहला इनखला। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ बदतरीन मुजाहिरों और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इस दौरान अपोजिशन की मरकज़ी जमात ने आइंदा आम इंतखाबात के बाइकाट की धमकी भी दी है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अपोजिशन के मरकज़ी जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के तर्जुमान का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इलेक्शन के गैर जानिबदार निगरां हुकूमत के लिए राह हमवार नहीं करती तो उनकी पार्टी आम इंतखाबात का बाइकाट करेगी। BNP जिसकी मरकज़ी क़यादत या तो जेल में है या जिला वतन है के तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि अगर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा देकर गैर जानिबदार निगरां हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया तो फिर उनकी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। अगर BNP ने आइंदा साल जनवरी में होने वाले आम इंतखाबात का बाइकाट कर दिया तो फिर हसीना वाजिद की किसी भी कामयाबी की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी और ये बैनुल अक़वामी पाबंदियों को दावत देने के मुतरादिफ होगा। याद रहे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 2014 के आम इंतखाबात का बाइकाट किया था, ताहम 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। अमेरिका जो बांग्लादेशी गारमेंट्स का सबसे बड़ा ख़रीदार है ने रवा बरस मई में कहा था कि वो बांग्लादेशियों के वीज़े पर पाबंदी की पॉलिसी नाफिज कर रहा है जो कि 17 करोड़ की आबादी के मुल्क में जमहूरी इंतखाबी अमल को कमज़ोर कर रहे हैं। BNP के तर्जुमान ज़ाहिरुद्दीन सवापन का कहना है कि तमाम बहस की पेश की शर्त यह है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को पहले इस्तीफ़ा देना होगा। तर्जुमान BNP से सवाल किया गया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्तफ़ी हुए बगैर गैर जानिबदार निगरान हुकूमत को इलेक्शन कराने की इजाज़त दी जाए। इस पर इनका कहना था कि बिल्कुल भी नहीं। BNP के तर्जुमान ने कहा कि हमारे तिजारती शराकतदार जैसा कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर जिन पर हम डॉलर अपनी बरामद और अपने कर्ज़ों के लिए इन्हिसार करते हैं भी ये तवक्को कर रहे हैं कि अपोजिशन की जमातें इसका हिस्सा होंगी और वो अपनी इस पेशगी शर्त का कई बार इजहार भी कर चुके हैं। शेख हसीना वाजिद जो मुसलसल चौथी मरतबा वज़रात उज़्मा के हुसूल के लिए कोशा हैं, कई बार इक़्तिदार निगरां हुकूमत को मुंतकिल करने को खारिज अज़ मकान करार दे चुकी हैं। इन्होंने मंगल को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंतखाबात इसी तरह होंगे जिस तरह कनाडा और इंडिया में होते हैं, जैसा कि 2018 में बांग्लादेश में मुनाकिद हुए। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का मामूल का काम नहीं रुकेगा। BNP का कहना है कि शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के लिए 28 अक्टूबर के मुजाहिरे से अब तक इसके 2300 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान हमारे 6 पार्टी कारकुनों को कत्ल किया जा चुका है। BNP की जानिब से 3 रोज़ा नाकाबंदी के दौरान मंगल को इसके मज़ीद 2 कारकुन मारे गए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि कुछ गिरफ्तारियां एक पुलिस एहलकार की कत्ल के सिलसिले में की गई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए मज़ीद मोहलत देने का मुतालबा किया है। तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो दस्तावेज़ात के बगैर मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापसी के लिए कुछ मज़ीद मोहलत दे, क्योंकि हज़ारों अफराद मुल्क बदरी के ख़तरे से भाग कर अफगानिस्तान आ रहे हैं, जिससे सरहदी चौकियों पर दबाव में इजाफा हो रहा है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क में 17 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जिन्हें रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी के लिए 1 नवंबर 2023 की डेडलाइन दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि 1 नवंबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को जबरी बेदखल कर दिया जाएगा। ताहम हुक्काम ने वाज़ेह किया कि रजिस्टर्ड POR कार्ड होल्डर्स के गैर रजिस्टर्ड कम्बा के अरकान जिनके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स FRC हैं को मुल्क के बदल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सरहदी हुकाम के मुताबिक 1 नवंबर 2023
की डेडलाइन दिए जाने के बाद अक्टूबर से अब तक 1,30,000 अफगान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिससे क्रॉसिंग पॉइंट्स के दोनों अतराफ दबाव बढ़ गया है। कंधार के महकमा अमूर व आबादकार महाजरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान से स्पेन बोर्ड के रास्ते 7,000 अफगान शहरी वतन वापस आ चुके हैं। तालिबान हुकाम ने पाकिस्तान और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कई दहाइयों की जंगों और तनाज़ात के दौरान मुल्क छोड़ने वाले लाखों अफगान बाशिंदों की मेज़बानी की है। ताहम मंगल को रात गए एक बयान में अफगान हुकाम ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी हुकाम अफगान बाशिंदों को मुख्तसर नोट्स पर ज़बरदस्ती मुल्क बदल ना करें, बल्कि इन्हें तैयारी के लिए वक्त दें। याद रहे कि काबिल का कंट्रोल संभालने के बाद से तालिबान हुकूमत ने बैरूनी ममालिक में मुकीम अफगान पर जोर दिया था कि वो वतन वापसी आ जाए। ताहम साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात की मज़म्मत करते हुए तालिबान हुकाम ने कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी की सज़ा अफ़गान बाशिंदों को दी जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान का मवाक़िफ़ यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी के हमलों में तेज़ी से इजाफ़े के बाद अफ़गानों की मुल्क बदरी इसकी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में होने वाले इन हमलों का इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान से सरगर्म अस्करियत पसंद पर आयद करती है। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान के इस दावे की तरदीद की गई है। तालिबान हुकूमत ने एक बयान में कहा कि जिन ममालिक में अफ़गान बाशिंदे रहते हैं, उन्होंने उन ममालिक की सलामती को ख़तरे में डाला और न ही वो अदम इस्तेहकाम की वजह बनी है। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने रूसी प्रैंक्टर्स के साथ फ़ोन कॉल में यूक्रेन के तनाज़े पर बैनुल अक़वामी अदम तवज्जुही और नक़ल मकानी से निमटने में इटली के साथ अदम तआवुन से हवाले से गुफ्तगू की। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सितंबर के 13 मिनट की ऑडियो कॉल बुध को रूस के कॉमेडियंस वून और लेक्सिस ने जारी की है। ये दोनों प्रैंकस्टर्स मगरबी सियासतदानों और मशहूर शख्सियत से बेतकल्लुफ़ाना और गैर मोहतात बयानात उगलवाने के लिए जाने जाते हैं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसे अफसोस है कि एक जालसाज ने ख़ुद को अफ्रीकी यूनियन कमीशन के सरबराह के तौर पर ज़ाहिर करके इसे धोखा दिया। बयान के मुताबिक ये कॉल 18 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अफ्रीकी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों के सिलसिले में हुई थी। यूक्रेन में रूस के जंग के बारे में पूछे जाने पर जॉर्जिया मेलोनी ने अंग्रेज़ी में कहा कि मैं देख रही हूँ कि अदम तवज्जुही है। मुझे सच कहना है, हम इस लम्हे के करीब है जिस में हर कोई समझता है कि हमें निकलने का रास्ता दरकार है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मसला ये है कि ऐसा रास्ता तलाश करना है जो बैनुल अक़वामी क़ानून को मुतासिर किए बगैर दोनों के लिए काबिल क़बूल हो। बहरे रूम को अबूर करने वाले बहुत से तारिकीन वतन के लिए पहली बंदरगाह के तौर पर इटली के पोजीशन के हवाले से इतालवी वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया है कि बैनुल अक़वामी शराकत दार मदद के लिए ख़तरा खा इक़दामात नहीं कर रहे। वो सब इस बात से पुरमुत्तफ़िक़ हैं कि सिर्फ इटली को ही इस मसले का हल करना है। ये सोचने का एक बहुत ही अहमक़ाना तरीका है। प्रैंकस्टर्स लेक्सिस ने रॉयटर्स को बताया कि मेलोनी कम अज़ कम ऐसी शख्सियत थी जो अपनी हकीकत राय बताने के लिए तैयार थी। बदकिस्मती से इसके बरअक्स बहुत से यूरोपीय सियासतदान प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह बर्ताव करते हैं और ऐसे नुक्ता नज़र का इजहार करते हैं जो सिर्फ इनके अपने हलक़ों में बयान किए जाते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हिमायत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक आलमी फ़ुटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि ऑस्ट्रेलिया की दस्तबरदारी के बाद 2034 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने वाला वाहिद मुल्क सऊदी अरब है। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने सोशल मीडिया एक्स ट्विटर पर पैगाम में कहा कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप 2034 के इनेकाद के लिए सऊदी अरब की बोली पर नेक तमन्नाओं और कामयाबी की दुआ करता हूँ। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने मज़ीद कहा कि खादिम हरमैन शरफ़ैन और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। क़ब्ल अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ मंगल को हरीफ ऑस्ट्रेलिया की दस्तबरदारी के बाद सऊदी अरब 2034 के फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के इनेकाद की बोली लगाने वाला वाहिद मुल्क रह गया है। वाज़ेह रहे मेज़बान का फ़ैसला आइंदा साल के आखिर में फ़ीफ़ा के ख़ुसूसी अजलास में की जाएगी। सऊदी अरब ने इब्तदाई
इब्तदाई तौर पर मिस्र और यूनान के साथ मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2030 के लिए बोली लगाने में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन इस ख्याल को जून में तर्क कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मेनी ने मुस्लिम ममालिक से इजराइल को तेल और खुराक की बरामदात न करने का मुतालबा करते हुए गाज़ा पट्टी पर बमबारी बंद करने की अपील की है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने ईरान के सरकारी मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि सुप्रीम लीडर ने अपनी तकरीर में कहा है, गज़ा पर बमबारी फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। सेहूनी रियासत को तेल और खुराक की बरामदात का रास्ता रोकना चाहिए। इससे कबल इसराइल में 7 अक्टूबर को होने वाले हमले में 1400 अफराद हलाक और सैकड़ों इसराइलियों को यरगमाल बना लिया गया था। इसराइल ने इस हमले के बदले में गज़ा में मौजूद तेहरान के हिमायत याफ्ता तंजीम हमास का सफाया करने का अज़म ज़ाहिर किया है। इसराइल ने गज़ा के रिहायशी इलाकों पर इंतहाई शदीद बमबारी की है और पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली बमबारी में 8000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ज़ख्मी फ़लस्तीनी और गैर मुल्की को बुध को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए गाज़ा पट्टी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये जंगज़दा गाज़ा से रिहायशियों और गैर मुल्कियों का पहला इनखला है। आर्जी तौर पर रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के खुलने से जो उम्मीद की किरण पैदा हो गई थी, उसे गज़ा में पनाह गज़ीनों के सबसे बड़े कैंप पर मुसलसल दूसरे दिन इसराइली बमबारी ने बुझा दी, जिसमें कैंप की कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई और दर्जनों अफराद हलाक हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने हमास पर फतह तक गज़ा पर बमबारी जारी रखने का ऐलान किया। AFP के रिपोर्टर्स ने गज़ा के जनूबी सरहद से एम्बुलेंस को ज़ख्मियों को मिस्र के फील्ड अस्पतालों में मुंतकिल करते हुए देखा। कई ख़ानदान अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी साथ लेकर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी वाले रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल हो गए। मिस्र 400 गैर मुल्की शहरियत रखने वालों और 90 ज़ख्मियों को रफ़ा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल होने देगा। अर्दन के शहरी सालेह हुसैन ने बताया कि इन्हें आधी रात को खबर मिली कि इनका नाम इनखला वाले लिस्ट में शामिल है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो तेलंगाना के वाक़ई संगारेनी कोयला कान के मजदूरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कोयला कानों के निजीकारी पर इजहार फ़िक्र के साथ ही इल्ज़ाम आयद किया है कि ये लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी है और इस तरह मजदूरों को बंधा हुआ मजदूरों की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, जिसके साथ लिखा है, कुछ दिन कबल मुझे संगरेनी के कोयला कानों के मज़दूरों और मुलाजिमीन से मिलने और बात करने का मौका मिला। इनके मसाइल सुनने के बाद मुझे पता चला कि हर मसले की जड़ कोयला कानों की नजकारी है। वीडियो में राहुल गांधी कानकुनी मज़दूरों से ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस का रुख बहुत वाज़ेह है, स्ट्रैटेजिक शोबों में कोई नजकारी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर भी एक पोस्ट किया है, जिसमें कोयला कानों मज़दूरों से मुलाकात के कुछ फोटेज हैं और साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि संगरेनी कोयला कान के मज़दूरों से मिलकर पता चला कि इनका इस्तेसाल बड़ी साजिश का हिस्सा है। हिंदुस्तानी कानों की नजकारी बैरून मुल्क से महंगा कोयला दरामद करना, फिर बिजली का बिल बढ़ाकर आवाम की जेब काटना। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दीमक की तरह खोखला करने वाला एक हिडन टैक्स, खुफिया टैक्स लगा रखा है, अडानी टैक्स। Namaskar. We are 42,000 people are working in Singareni area, and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 codes, and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor codes? So you are going from being laborers to bonded laborers. They are making you like bonded labor. Yes. जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले, वो ही आपको बना रहे हैं फिर से। तो इसके जो 4 points हैं, ये क्या हैं? We cannot do strike. You cannot do strike. Second point, There is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. third, Extending working hours to 12 hours. okay, and fourth, There is no social security for all workers. पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000। 40,000। लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है, लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी ये एक बात है सर, इसमें क्या है
जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कम नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता में करना है। ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये आप इसको रोकना चाहते हैं? yes, sir. हाँ, Yes, सर, yes, हाँ? sir. आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर है। फिटर हूँ मैं, वो सिर्फ यही माइन में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं। वो प्रोडक्शन जो रहता है ना सर, वो E&M काम करते हैं। लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है, हम लोग करते हैं। मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है वो करना है। कांग्रेस गवर्नमेंट था जब एग्जाम्शन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया, एक पैसा भी एग्जाम्शन नहीं है। हम एक बार भी बजट में नहीं। अब क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे इनकम टैक्स होता था। अब ये इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। अब जीएसटी में क्या होता है, अगर आप कुछ खरीदोगे और अंबानी कुछ खरीदेगा तो आप भी उतना टैक्स दोगे, वो भी उतना टैक्स देगा। ये गलत जीएसटी किया है। और ये जो कमज़ोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मारने का और इनका पैसा छीनने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासिम अहमद खान है। मैं यहाँ जो मैंने इस साल वोट डाला वो मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग था। और इससे पहले मैं जामिया में पढ़ चुका हूँ, लेकिन वहाँ इस तरह का कभी मैंने माहौल नहीं देखा कि जैसे ये यूनियन है और यहाँ की जो राजनीति जो मुझे लगी बहुत साफ़ सुथरी राजनीति। ऐसा नहीं कि ये लड़ रहे हैं और ये आपस में, कई बार मैंने ये देखा कि जैसे दो सेक्रेटरी के लिए खड़े हुए हैं, आपस में वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो जब ओटी में जाके देखे तो वो साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तो एकदम गंदी राजनीति नहीं थी, बहुत सुकून मिला कि हाँ अच्छा राजनीति था। और दूसरी बात, जो यहाँ का यूनियन है, जो यहाँ फॉर्म हो, मैं चाहता हूँ कि वो जैसे जो वादा किया उन लोगों ने हमारे मुद्दे उठाए। तो उसी को देखकर हमने किसी पैनल को मैंने वोट नहीं किया कि ये पैनल है, ये मेरे गांव का, ये मेरे कस्बे का है तो इसको मैं वोट कर देता हूँ। नहीं, जिन्होंने हमारे क्लास में आके जो हमने कहा उन्होंने मुद्दे उठाए तो वो मुद्दे लगे कि हाँ ये मेरे ज़रूरत के हैं, तो उसके लिए मैंने कहा कि हाँ इनको एक बार चांस देना चाहिए कि ये एक कुछ कर सकें हमारे लिए। एक साल में देखते हैं वो क्या करेंगे और इंशाल्लाह उन पे यकीन है वो करें कुछ ना कुछ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजफ़ अली सरकार है। मैं एमएड सेकंड ईयर से हूँ। आज मैं देख रहे हैं कि हमारे मानों में जो तलबा है इसमें काफ़ी जो है उत्साह है। सभी लोग खुश जो है सुबह सवेरे जगे और सभी ने अपना वोट का इस्तेमाल किया और सभी ने अच्छे तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। और सभी के इसमें ज़ुबान पे यही अल्फाज थे कि इस बार हम लोगों को जो है ना ही इलाकियत देखना है, ना ही हम लोगों को कोई सूबा देखना है। जो अच्छा कैंडिडेट है हम लोगों को उसको वोट करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पैनल जिन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है और अपने वादे किए हैं वो जीतने के बाद, कामयाब होने के बाद जो है वो अपने वादों को पूरा करेंगे। दूसरी बात, ये मेरा फर्स्ट वोट है क्योंकि इससे पहले मैं सेकंड ईयर से हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, इस वजह से मैंने अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाया था। और इस बार जो है मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया हूँ, उनको किया हूँ जो लायकमंद है और जो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन बेगम है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की। तो एक किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का होना इस तरह ज़रूरी है जिस तरह एक घर को चलाने के लिए माँ और बाप का होना ज़रूरी होता है, जिससे हम अपने मसले बोल भी सकते हैं और अपने मसले को सॉल्व भी कर सकते हैं। और सारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को हर मामले में, उनकी पढ़ाई में, उनकी रिसर्च में, सब में उनको एक साथ लेके चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का आज लास्ट डे है। इसमें AUSF, ASL बहुत सारे पार्टीज़ है। अब देखिए किसका किस्मत चेंज होता है। आज हमारे शाम तक फैसला आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। ये यूनियन इलेक्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण, समझ लीजिए, एक लर्निंग पार्ट है, समझ लीजिए। एजुकेशन इसमें इलेक्शन जो होती है एक लर्निंग पार्ट है, सीख रहे हैं हम सभी भी जो भी यहाँ आए हुए हैं, सारे लोग सीखने यहीं से लोग जो है ना, राजनीति कैसे वजूद में आया, कैसे वो यहीं से सीखता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम गौस है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज से संबंध रखता हूँ। आज इस राजनीतिक माहौल में आज हम अपना मतदान दिए हैं, लेकिन हमने किसी पार्टी पैनल को चुन करके नहीं, एक अच्छे कैंडिडेट को चुन करके हमने वोट दिया। एक यूनिवर्सिटी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है
किसी यूनियन का जितना कि हमें भूख की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए होती है क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम उनके एक इंडिविजुअल हम लेके नहीं जा सकते हैं, उसके तक हम अपनी बातें रखते हैं और वो हमारी बातें पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट सामने आए हमारे, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरका खालदी है और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। हैदराबाद में मैंने एडमिशन लिया मौलाना आज़ाद में। यहाँ का इलेक्शन मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने को मिली। मुझे पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे जिसको मैंने वोट दिया, यहाँ के यूनियन से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगे और हमारी चीज़ों को बहुत सुधारेंगे, बहुत डेवलप करेंगे चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया तहसीन है। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मैंने इस बार फ़र्स्ट टाइम एडमिशन यहाँ पे लिया है। मानू यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो गया और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने यूनियन इलेक्शन देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर जो हमारे यूनियन है, वैसे तो यूनियन होना ही चाहिए, हर एक चीज़ का यूनियन होता है। इवन हमारे घर पर भी हमारे यूनियन होते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तो एक यूनियन, और हमें हमारे यूनियन से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जैसा उन्होंने वादा किया। और अब देखना है कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो अपने वादे पे कितनी खरी उतरती है और वो क्या करती है, तो उनका इमेज भी अच्छा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर, ये तो हमारा फर्स्ट था इसलिए हमने अपने तौर पर देखा और उन्हें वोट किया। नेक्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, हमें हमारी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं और वो जैसे जब उन्होंने वादा किया है तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, अब देखना है क्या होता है आगे। कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस वोट करके? हाँ, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था। ये तो इससे ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा था। आगे आपको अच्छे की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल है उम्मीद है। मेरा नाम आफ्ताब रज़ा है, मैं यहाँ का तालिबे इल्म हूँ, बीटेक थर्ड ईयर का। तो यहाँ पे मैं अभी 2 साल से हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है स्टूडेंट यूनियन जो है हमारी, वो बहुत ही दबाव में रहती है एडमिन के थ्रू। तो 2 साल पहले यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ था, एक मतलब प्रोटेस्ट समझ लीजिए, मेस के बिल के लिए प्रोटेस्ट हुआ था। उस बिल में क्या हुआ था, हमारे कुछ जो छात्र नेता थे उन पे 40 बच्चों पे क्या था कि बैन लग गई थी, कुछ मार्कशीट को लेकर के या कुछ कर करके मेस फीस के हाइक पे। तो उस वजह से 40 बच्चों पे लगी, तो कोई बच्चा आगे नहीं आया, दबाव में आ गया यूनियन। तो इस वजह से हम ऐसी यूनियन चाहते हैं यहाँ पर जो कि इन सारे मुद्दों को, प्रोटेस्ट को, एडमिन और स्टूडेंट के बातों को एक जगह मुखालिफत कर करके एडमिन तक पहुँचाए। तो इस बार हाँ, तो अच्छे यूनियन से कहने का तात्पर्य ये है कि आपका प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट, आपका सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सारे जिम्मेदार होने चाहिए। जो आपकी बातें, जो स्टूडेंट है, तलबा हैं, उनकी बात को एडमिन तक पहुँचाए। ये नहीं कि सिर्फ जाएं और चाय पी के आ जाएं। इस बार हम चाहते हैं कि हर बात जो है, हर प्रोटेस्ट हो, हर चीज़ की, हॉस्टल की समस्या हो, किसी चीज़ का भी समस्या हो, समाधान होना ज़रूरी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंदुस्तान के वाहिद उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो अब जो मेरे पीछे जो जमावरा दिख रहे हैं, यहाँ आज यूनियन इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनियन का होना कितना ज़रूरी है और यूनियन जो होती है वो क्यों बनाई जाती है। तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो वोट डाले जा रहे हैं और बहुत सारे यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी है। तो पहले तो जो लोग मिले हैं उनसे बात करेंगे। तो अब जो मेरे पीछे दिख रहा है वहाँ पे वो बच्चे लोग जो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट नारा लगा रहे हैं, वो अपने पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो आइए हम बात करें यहाँ पे बार है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना ज़रूरी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे यूनियन का जो काम होता है वो क्या होता है। तो अब हमारे सामने यहाँ पे ये कैंडिडेट हैं, ये सदर के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे जैसा कि पता है यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे यूनियन का होना कितना ज़रूरी है। यूनियन का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक तालीम याफ्ता इंसान का होना। किसी कैंपस में अगर यूनियन नहीं है तो शायद वहाँ पर टूल्स फंक्शन में नहीं रहेंगे। तो कोशिश यही है
कि हम इस यूनियन के ज़रिए एकेडमिक एक्टिविज़म करें। आपने देखा होगा कि यूनियन के ज़रिए लोगों की यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराई जाती है। यूनियन एक प्रेशर ग्रुप है, एक ब्रिज है जो तलबा के मसाइल को एडमिन के सामने रखता है। अगर ये नहीं होगा तो तलबा के मसाइल रह जाएंगे, अगर ये होगा तो तलबा के मसाइल को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये जो लोगों में जोश है, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि स्टूडेंट यूनिटी को प्रमोट करने, लोगों को एम्पावर करने, लोगों में स्टूडेंट्स पावर को दिखाने के लिए एक स्टूडेंट्स यूनियन का होना ज़रूरी है। अगर वो स्टूडेंट्स यूनियन पढ़ी लिखी है, अगर वो स्टूडेंट्स यूनियन वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है, अगर वो स्टूडेंट्स यूनियन मुद्दे पर बात करती है, तो वो कैंपस की जान होगी, कैंपस की रूह होगी। और अगर वो स्टूडेंट्स यूनियन महज इंतज़ामिया के इशारों पर चलेगी तो वो तलबा के हक़ में बेहतर नहीं होगा। तो मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश थी पूरे कैंपेन के दौरान कि एम्पावर कीजिए स्टूडेंट्स पावर को और उसके ज़रिए अपने मसाइल को हल कराइए, गिनाइए मत, दोहराइए मत, बल्कि अपने मसले को लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन के दौरान बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कोशिश है कि मानू की सरजमीन पर सरगर्मियाँ शुरू होंगी, मानू की सरजमीन पर यूनियन के ज़रिए काम कराए जाएंगे, मानू की सरजमीन पर मुल्क में अगर कहीं भी जुल्म होगा तो आवाज़ यहाँ से उठेगी। मानू की सरजमीन पर ये स्टूडेंट यूनिटी ये बताएगी कि यहाँ पर पढ़ने वाले लोग क्या सोच रखते हैं। इन चीज़ों के साथ हम आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बेहतर रिस्पांस मिला है। तो ये हमारे साथ थे, यहाँ की एक पार्टी है AUSF, तो सदर के उम्मीदवार के तौर पर है, तो उनके लिए दुआ है कि आप ज़रूर जीतेंगे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कार्यकर्ता बोले तो ये लोग अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर कितना जोश है आप खुद देख सकते हैं। ये लोग अपने पार्टी के लिए इतनी बड़ी धूप में भी अपने पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ पे वो दूसरे पार्टी है और उनसे भी हम बात कर रहे हैं, देखें तो ये भी देखें, ये भी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार हैं और ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पर। हम भी इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो अब बताइए, यहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं उनके जो सबसे बड़ी जो रीज़न होते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का असल मकसद क्या होता है? असल एक ही सवाल है, जो जितने भी उम्मीदवार हैं, जो लोग जानना चाहते हैं, बाहर के जो लोग हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो लोग हैं जब से यूनियन इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे कि पार्टी जो है ना अलग अलग बढ़ जाती है और लोग एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप बताएं आखिर क्या है, आप शायद वाइस प्रेसिडेंट के लिए? जी, मैं एसएल पैनल की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का हमारे साथ रहा और इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेंगे। और रही बात कि जैसे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों है, तो मैं लोगों से सवाल करता हूँ आखिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसीलिए है, हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक जगह एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है कि जहाँ लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही हो। हर जगह ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है कि जहाँ लोगों के हुकूक मारे जा रहे हों। तो यहाँ पर यूनियन का इलेक्शन इसीलिए है ताकि एक लेवल पे जा कर के स्टूडेंट के मुद्दों को हल किया जा सके। वो मुद्दे जो एडमिन उसमें कोताही करती है या किसी ऊपर से कुछ कोताही होती है, यूनियन इलेक्शन इसीलिए होती है ताकि उन मसलों को स्टूडेंट की आवाज़ बन सके, उन मसलों को हल करा सके। स्टूडेंट यूनियन इसीलिए होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यकीन है मैं निज़ामुद्दीन एज ए वाइस प्रेसिडेंट आया हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर जीतूँगा। लोगों का हमारे पास मेरे साथ है और इंशाल्लाह ज़रूर स्टूडेंट की आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह ये साबित कर देंगे कि ये यूनियन इलेक्शन क्या चीज़ होती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका ये आरोप होता है, जो स्टूडेंट जो होते हैं कि जैसे जब इलेक्शन के वक्त आते हैं तो लोग जो भी पैनल के होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर इलेक्शन ख़त्म होने के बाद लोग भूल जाते हैं, कोई काम उनको याद भी नहीं रहता। जी मैं बताऊँ अब ये जो यूनियन का इलेक्शन है सिर्फ इसको आप इलेक्शन ही मत समझिए, बल्कि एक स्टूडेंट के मुद्दों को उन मुद्दों को सॉल्व करने का एक ज़रिया है, तरीका। इसको सिर्फ एक पॉलिटिक्स मत समझिए, इसको सिर्फ इलेक्शन मत समझिए। हम लोग आए हैं, हम भी स्टूडेंट है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, स्टूडेंट हैं। पीछे हमने प्रॉब्लम्स को झेला है तो आज सामने आए हैं और हमारी ये पूरी यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर स्टूडेंट
हमारा साथ रहेगा। तो जैसे हमने झेल करके सामने हम प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आए हैं, इंशाल्लाह इस पर हम खरे उतरेंगे। आप वो बच्चे जो इल्ज़ाम लगाते जी जी, कि जो पार्टी है जी इलेक्शन से पहले वो बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर बाद में वो उनसे जो एक ताल्लुकात होता है ना वो कहीं ना कहीं कट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, मैं उनके लिए ये तमाम वादे करते होंगे, वो सारी चीज़ें करते होंगे। मैं कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने उन तमाम दर्द को झेला है और इंशाल्लाह हमारा सिर्फ अल्फाज नहीं होगा, लफ्ज़ी नहीं होगी। इंशाल्लाह जिस तरह हमने लोगों के सामने कहा है कि सारी चीज़ें करेंगे, स्टूडेंट की आवाज़ बनेंगे, स्टूडेंट के मुद्दों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे हद इम्कान ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट के मुद्दों को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें आप उस पर खरा पाएंगे, क्योंकि हमने दिल से स्टूडेंट के देखा है, प्रॉब्लम्स को देखा। और मैं ऐसे डिपार्टमेंट से आता हूँ, बीवोक से, देखें कि बीवोक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कोर्स को लेकर ले लीजिए, फैकल्टी वगैरह को ले लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा और इंशाल्लाह उसी के लिए आया। और ये सिर्फ मेरी लफ्ज़ी नहीं है, इंशाल्लाह मैं अपने काम पे खरा उतरूँगा, मुझे पूरा यकीन है। तो और इन्होंने बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी जगह के लिए जो इलेक्शंस होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे लगभग किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 2 से 3 हज़ार बच्चे होते हैं। तो वो जो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट एडमिन के पास नहीं जा सकते, तो एडमिन से बहुत सारी ऐसी बात होती है जो कोताही होती है, वो स्टूडेंट की बात को डायरेक्ट एडमिन तक ले जाते हैं। आखिर में देखेंगे एक बार सुर्खियाँ फिर से। बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ बदतरीन मुजाहिरों और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान से अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के लिए मज़ीद मोहलत देने का मुतालबा किया। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी के लिए सऊदी अरब की हिमायत की। जख्मी फ़लस्तीनी और गैर मुल्की को रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए गाज़ा के पट्टी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक ये जंगज़दा गाज़ा से रहायशी और गैर मुल्कियों का पहला इनखला। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.